प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज आपको एक नया पाठ स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो पाठ नंबर 10 है आपका। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। ये प्रकाश की दोनों ही घटनाएं हैं बच्चों। परावर्तन और अपवर्तन क्या है? प्रकाश की घटनाएं हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो 10वां पाठ है ये, और कक्षा आपकी होगी 10। ठीक है, 10वीं क्लास का 10वां ही पाठ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ओके, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब बात आ जाती है बच्चों प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट, प्रकाश का मतलब लाइट। तो देखो, प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। ठीक है, अब प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है? तो सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? कणीय प्रकृति। यानी प्रकाश किसी माध्यम में कणों के रूप में चलता है। माध्यम में कौन से रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश किसी माध्यम में कणों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है? कणीय प्रकृति होती है। ठीक है, यानी प्रकाश किसी माध्यम में कौन से रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है, और इसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। और इस कणीय प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन व विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाया जा सकता है। जैसी घटनाओं को क्या किया जा सकता? समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है। ठीक है, परंतु अन्य घटनाएं जो है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, अन्य घटनाओं आगे की क्लासों में देखने को मिलेगी। जैसे व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव,
आदि को नहीं समझाया जा सका। प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सका, को नहीं समझाया जा सका। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या बताता है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय प्रकृति होती है, यानी प्रकाश किसी माध्यम में कणों के रूप में चलता है। तो इसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। और इसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन जैसी घटनाएं हैं, उनको तो कणीय प्रकृति से समझाया जा सकता है। ठीक है, घटनाओं को कणीय प्रकृति से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। परंतु अन्य घटनाओं जैसे व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो फिर दूसरा सिद्धांत आया था। दूसरा सिद्धांत दिया था हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने। उसको कहा जाता है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, वो कौन सी प्रकृति होती है? तरंगीय प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है? तरंगीय प्रकृति। यानी प्रकाश किसी माध्यम में कौन से रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश किसी माध्यम में तरंगों के रूप में चलता है, यानी ऐसे गति करता है। ठीक है, ये तरंग हो गई। प्रकाश किसी माध्यम में तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है? तरंगीय प्रकृति। तो इनमें से कुछ घटनाओं को जैसे व्यतिकरण वगैरह, ध्रुवण वगैरह, कुछ घटनाओं व्यतिकरण, ध्रुवण आदि को कौन सी प्रकृति के द्वारा? आदि को तरंगीय प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है। तरंगीय प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आ गया डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। ठीक है, डी ब्रोगली का कौन सा सिद्धांत? द्वैत सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो किसी माध्यम में कणों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है कुछ घटनाओं में कौन से रूप में चलता है? कणों के रूप में। वह कुछ घटनाओं में तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, कौन कौन सी? द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश डबल रोल फॉर्म में होता है। यानी प्रकाश की प्रकृति इन्होंने क्या बताया? प्रकाश की प्रकृति कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। तो ये किसने, कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? डी ब्रोगली ने। यानी कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है, फिर
एक सिद्धांत आ गया आधुनिक सिद्धांत। चौथा कौन सा हो गया? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कह सकते हो आप, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है और इनको क्या कहा जाता है? फोटोन। छोटे छोटे ये पैकेट्स हो गए, इनको क्या कहा जाता है? फोटोन। और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा होती है, फोटोन के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा, वो E बराबर एच न्यू के बराबर होती है। ऊर्जा जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ पे एच तो क्या है? प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है? आवृत्ति। और E बराबर एच न्यू को प्लांक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक समीकरण। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, और जिसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो E बराबर एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन में जो ऊर्जा होगी वो E बराबर एच न्यू के इक्वल होगी। इस समीकरण को प्लांक समीकरण कहा जाता है, प्लांक का ऊर्जा समीकरण। और H यहाँ पे क्या है? प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है? आवृत्ति। तो ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे प्लांक समीकरण। ठीक है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी प्रकाश किसी माध्यम में कणों के रूप में चलता है, प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की कुछ घटनाओं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन को समझा जा सकता है, परंतु अन्य घटनाओं, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश, विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किसी माध्यम में तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है, और इससे कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, ध्रुवण आदि को समझा जा सकता है। और डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत, ये दोनों को मिक्सअप कर दिया, मैशअप कर दिया है ना, कि प्रकाश कुछ घटनाओं में तो कणों के रूप में चलता है और कुछ घटनाओं में तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कणीय भी और तरंगीय भी। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, और इन पैकेट्स के अंदर जो ऊर्जा होती है वो फोटोन, इन पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? E बराबर एच न्यू के बराबर होती है, और E बराबर एच न्यू होती है, और H यहाँ पे प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है? आवृत्ति। ठीक है, तो ये आवृत्ति वगैरह ये आपने 9वीं में पढ़ा होगा, और बाकी आप आवर्ती ये प्लांक समीकरण आप जो है वो 11वीं 12वीं के अंदर आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों परावर्तन और अपवर्तन। ये दो चीजें हैं। अपवर्तन, इन दोनों, ये दोनों ही प्रकाश की घटनाएं हैं। ठीक है, तो परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। भाई जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौटना, और इसका मतलब होता है अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित होना। मूल पथ से थोड़ा सा क्या होना? भटकना, यानी विचलित होना। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आएगी उसी में वापस लौट जाएगी, और इसमें प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? विचलित। हमें कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तुएं
दिखाई देती है। हमें कौन सी घटना के कारण वस्तुएं दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब परावर्तन की घटना पे आधारित होते हैं दर्पण, और अपवर्तन की घटना पे आधारित होते हैं लेंस। ठीक है, दर्पण होते हैं अपारदर्शी, यानी दर्पण पे पेंट किया होता है एक साइड में, और लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी। लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी। ठीक है, अब दर्पण बनते हैं कांच से। कांच का एक पृष्ठ आप पेंट कर दोगे तो दूसरा पृष्ठ परावर्तन का काम करेगा, वो दर्पण हो गया। ठीक है, तो अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है। एक पारभासी होता है जिससे दूसरी तरफ रखी वस्तु का आभास होता है, यानी दूसरी तरफ रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती है, वो पारभासी का, उसे पारभासी कहते हैं। तो वस्तुएं एक तो अपारदर्शी हो गई जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता जैसे दीवार, और एक पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है जैसे कांच, और एक पारभासी जिसके दूसरी तरफ रखी वस्तु का आभास होता है, वो पारभासी होता है। उसके बाद में बच्चों तो हम पहले परावर्तन पढ़ेंगे और परावर्तन पे आधारित दर्पण पढ़ेंगे। बाद में हम अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे और अपवर्तन पे आधारित लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, 40% पार्ट इस पे डिपेंड करेगा, 40 इस पे, यानी 50% इस पे और 50% इस पे। 50% पाठ होने के बाद ये पाठ अगर 50% शुरू का आप ढंग से समझोगे तो ही आगे का 50% आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आप समझोगे अच्छे से तो ही ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जब समझाएंगे ये ढंग से नहीं समझा हुआ तो ये गोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार बताता रहूँगा कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, मतलब ये पाठ गोड़ नहीं हो आपके माइंड में, मैं इसकी पूर्णतया कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले हम परावर्तन और परावर्तन की घटना पे आधारित दर्पण, और दर्पण क्या होते हैं? अपारदर्शी। बाद में हम अपवर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन की घटना पे आधारित होते हैं लेंस। लेंस होते हैं पारदर्शी। परावर्तन का मतलब वापस लौटना और अपवर्तन का मतलब प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से विचलित होना। अब एक आप परिभाषा देख लो, विवर्तन। इसकी केवल परिभाषा है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? ये मान लिया कोई अपारदर्शी वस्तु है बच्चों, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, ये बच्चों प्रकाश स्रोत है जहां से अपने को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो स्विच ऑन किया, जैसे ये एक टार्च है प्रकाश स्रोत के रूप में, तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी। ठीक है, यदि प्रकाश के पथ में रखी, रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल पथ में गुजरने की बजाय उसके किनारों से होकर मुड़ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी, प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल पथ में गुजरने की बजाय
सरल पथ में गुजरने की बजाय उसके किनारों से होकर मुड़ जाता है, उसके किनारों से होकर मुड़ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों एक चीज आ जाती है माध्यम। यानी माध्यम वह होता है जिसमें से प्रकाश होकर गुजरता है। माध्यम वह होता है जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है। होकर कोई वस्तु गुजरती है, तो वो क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। अब माध्यम जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और निर्वात भी हो सकता है। निर्वात का मतलब होता है वायु रहित क्षेत्र, यानी जिसमें वायु उपस्थित न हो, वायु रहित क्षेत्र। ठीक है। वायु रहित क्षेत्र, जैसे इस कमरे की सारी वायु मैं किसी पंप के द्वारा बाहर निकाल दूं तो इस कमरे में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? निर्वात क्षेत्र। निर्वात को क्या बोलते हैं? वायु रहित क्षेत्र। अब हम बात करते हैं बच्चों, माध्यम बेसिकली दो प्रकार का हो गया। माध्यम एक तो सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? अत्यधिक पास। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? अत्यधिक पास होते हैं। कौन सा माध्यम कहलाता है? सघन माध्यम। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? अत्यधिक पास होते हैं, वो सघन माध्यम कहलाता है। और वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं? दूर होते हैं। जिसमें माध्यम के कण दूर होते हैं, क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है। तो विरल और सघन समझ गए। अब माध्यम की सघनता का क्रम, क्या होता है? सबसे ज्यादा सघन माध्यम होता है ठोस, उससे कम सघन होता है द्रव, सबसे कम सघन होता है गैस, द्रव से कम गैस, और सबसे कम सघन माध्यम कौन सा हो गया? निर्वात। सबसे अधिक सघन माध्यम ठोस, उससे कम सघन द्रव, उससे कम गैस और सबसे कम निर्वात। यानी अगर कांच की और पानी की बात करोगे तो कांच पानी से अधिक सघन माध्यम है, और पानी की और हाइड्रोजन की बात करोगे तो पानी जो है वो हाइड्रोजन से अधिक सघन है, और हाइड्रोजन की और निर्वात की बात करोगे तो निर्वात जो है वो पानी की अपेक्षा अधिक सघन है, और गैस जो है वो निर्वात की अपेक्षा अधिक सघन है। तो आपको माध्यम पता चल गया होगा। माध्यम वो होता है जिसमें से कोई चीज़ गुजरती है।
माध्यम कहलाता है। माध्यम में ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, कुछ भी हो सकता है, निर्वात, वायु, रहित क्षेत्र। माध्यम बेसिकली दो प्रकार का, सघन माध्यम और विरल माध्यम। यह माध्यम के कणों की उपस्थिति के आधार पर है माध्यम का प्रकार। सघन माध्यम वो माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। और वो माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो विरल माध्यम कहलाता है। माध्यम की सघनता का क्रम होता है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। सबसे ज्यादा ठोस सघन होता है, उसके बाद द्रव सघन होता है, उसके बाद गैस सघन होता है, और सबसे कम सघन होता है निर्वात। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम ये प्रकाश के विवर्तन की केवल परिभाषा याद रखनी है आपको। ठीक है, अब हम पहली घटना पे आ जाते हैं, परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखो प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के लिए पृष्ठ होना चाहिए अपारदर्शी। ये मान लिया कोई कांच है बच्चों, इस पर एक साइड में कर दिया पेंट, ये पेंट कर दिया हमने। ठीक है, ये वायु है। ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे हमें प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश स्रोत होता है। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यानी वायु से किस में आ रही है? कांच में। ठीक है, कांच को हमने दर्पण में चेंज कर दिया। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ, ये दूसरे माध्यम का क्या है? पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये है प्रेक्षक, देखने वाला, ऑब्जर्वर। ऑफ और क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, दूसरे माध्यम में आती है, दूसरे माध्यम में आती है, तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराकर, पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये यहाँ पे भी वायु है और ये भी क्या है? वायु है। ठीक है, अब परावर्तन से संबंधित कुछ
महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले है बच्चों आपतित किरण। आपतित किरण तो किसको कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित यानी आना। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में ये जो PQ है ना, ये आपतित किरण है, ठीक है। दूसरी होती है बच्चों परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को, यानी वापस जाने वाली किरण को, वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या का मतलब करने वाला और क्या करने वाला? परावर्तन का काम करने वाला पृष्ठ। दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है और उसी से ही क्या होती है? परावर्तित होती है। तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। जैसे चित्र में ये परावर्तित किरण RS दिखा दी मैंने, RS। तो ये PQ तो क्या है? आपतित किरण है। ये तो कौन सी किरण है? आपतित किरण है चित्र में। PQ क्या है? आपतित किरण। और RS क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद जाने वाली परावर्तित किरण हो गई। और ये पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। दो माध्यमों को पृथक करने वाला, दो माध्यमों को पृथक कर रहा है ना ये क्या बोल रहा है कि ऊपर तो वायु है और नीचे क्या है? ठोस है, यानी कांच। तो देखो दो माध्यमों को पृथक करने वाला वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी से ही परावर्तित होती है। उसी से ही क्या होती है? परावर्तित होती है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये परावर्तन का कार्य करने वाला पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को पृथक कर रहा है कि ऊपर तो वायु और नीचे कांच है और इस पर ही प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसी से ही क्या होती है? परावर्तित होती है, ठीक है। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब आ गया अभिलंब, ठीक है। क्या आ गया? अभिलंब। तो अभिलंब आपको बता रहे हैं तो अभिलंब देखिए आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अब आ गया अभिलंब। अभिलंब देखो क्या परिभाषा होती है। आपतित किरण व परावर्तित किरण, चौथी परिभाषा होगी अभिलंब की। अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ये अभिलंब है बच्चों। ये परावर्तक पृष्ठ के लंबवत है, यानी परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
ठीक है, इसको MO कह देते हैं अपने, ठीक है। तो आपतित किरण, तो इसका नाम क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य, परावर्तित किरण के मध्य डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। पांचवा, आपतन कोण, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कोण आई से। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो ये क्या होगा, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण किस किस के मध्य, आपतित किरण यानी आने वाली किरण और अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण, मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और छठे नंबर पे है परावर्तन कोण, जिसको R से लिखते हैं। परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं, R से। तो ये क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो जिसको छोटे R से लिखते हैं। परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है, यही चीज आएगी, अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण, यानी अभिलंब के मध्य बनाया गया कोण क्या कहलाता है, बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, उसको R से लिखते हैं। इस बिंदु का भी नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु O, यानी परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और उसी से ही परावर्तित होती है। तो परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होती है, वह उसी से ही क्या होती है, परावर्तित होती है। कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाता है। अब इस चित्र के माध्यम से परावर्तन के नियम और देख लो, इससे संबंधित ही है टॉपिक, नहीं तो ये टॉपिक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमने बता ही दिया, जो R है वो कौन सा कोण हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखो परावर्तन के नियम, कौन से नियम, परावर्तन के नियम। पहला नियम है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया, ये बहुत बार पूछा जाता है परावर्तन के नियम। एक ही तल में होते हैं, तल में स्थित होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं। अब दूसरे नियम का मैं केवल गणितीय रूप लिख रहा हूं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। यानी कोण आई हमेशा बराबर रहेगा कोण आर के, ठीक है, परावर्तन की घटना में। और तीसरा नियम, ये हवा से आई है हवा में ही जाएगी, जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से जाएगी, यानी चाल। तो आपतित किरण की चाल सेम है और माध्यम वायु से आई है वायु में ही जा रही है। तो आपतित किरण, तीसरा नियम ये हो जाएगा, आपतित किरण व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण की चाल व माध्यम, चाल भी सेम होती है स्पीड, और माध्यम हवा हवा है, हवा से ही आई है हवा में जा रही है, चाल व माध्यम क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो ये परावर्तन के 3 नियम है। पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और तीसरा, आपतित किरण व परावर्तित किरण की चाल व माध्यम अपरिवर्तित रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद।